हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय करंट अफेयर के निचोड़ का आखिरी पार्ट, आखिरी वीडियो। इसमें हम इकोनॉमी को कवर करेंगे, जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी बन होता है किसी लोग के लिए, और इससे क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आते हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमी में, बेसिक्स भी पढ़ा रहा हूं और इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर की डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसको एक पार्ट में पूरा कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। जो इसमें छूट गया होगा या मुझे लगेगा कि छूट गई हैं कुछ चीज़ें, तो उसे जो मैं क्विज़ करा रहा हूँ, डेली क्विज़ बीपीएससी के लिए 10 से 15 क्वेश्चन करंट का क्विज़ है ये। इसमें आपको ये क्वेश्चंस बाकी के मिल जाएंगे जो छूट गए होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं इस चैनल के, तो उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि उस क्विज़ से सीधे क्वेश्चन, मेरा टारगेट है 25 प्लस क्वेश्चन आपको बीपीएससी में दूं। अगर 30 क्वेश्चन हम मान के चलें कि करंट अफेयर के आएंगे बिहार में, ठीक है, तो उसमें से 25 प्लस करंट अफेयर हम कवर कराने की कोशिश करेंगे सीधे सीधे। मैराथन वीडियो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे कल। बिहार का कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ दे चुका हूँ उसकी। नेशनल का भी कल आ जाएगा। जैसे ही ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, इसको मर्ज करके मैं मैराथन वीडियो कल शाम तक आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ों पे देखेंगे, फोकस करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट आई है 2020 के लिए, 2022 में आई है, माफ़ कीजिएगा। और इसमें इंडिया को 4th रैंक मिली है। तो स्वर्ण जो होता है, गोल्ड, स्वर्ण की पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग और रिफाइनिंग के लिए ये रिपोर्ट है। इंडिया का स्थान 4th है और 70 टन के लगभग भारत ने रिसाइकल किया है गोल्ड को। तो आपसे सिर्फ रैंक पूछेगा, 4th रैंक आपको बता देनी है भारत की, और चाइना इस पे 1st पे है। इतने से काम आपका चल जाएगा। बाकी इटली 2nd पे है और यूएसए 3rd पे है। बट आप इंडिया और चाइना को याद रखेंगे, काम हो जाएगा। चाइना इज़ 1st एंड इंडिया इज़ 4th इन रैंकिंग ऑफ गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2022, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण है इकोनॉमी में, स्काई ट्रैक ने एक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है प्रोग्राम किया, और इसमें वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिए गए जो बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए वर्ल्ड वाइड। और हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कतर में है ये, और इसको कतर के हवाई अड्डे को हमद, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ऑब्वियसली, इसको पहली रैंक मिली है। सर्वश्रेष्ठ जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में ये विकसित हुआ है या माना गया है हमद, ठीक है। तो याद रखना दोहा में है ये, कतर में, ठीक। चलिए अब इसमें हम ये देख लेते हैं इंडिया की क्या पोजीशन है। तो इंडिया का सबसे अच्छा जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी 37वीं रैंक है वर्ल्ड वाइड, 37th। अब इसको कुछ अवार्ड मिले हैं, तो हो सकता है आपसे टॉप ना पूछे, बट आईजीआई के बारे में पूछ ले, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 37th रैंक है इसकी, और ये बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया और क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया है, यानी बेहतर, साउथ एशिया में सबसे बेहतर की श्रेणी में है। यानी अगर आपसे पश्चिम एशिया में पूछ ले तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंक बेस्ट में है, पहला है। और क्लीनेस्ट में पूछ ले, यानी सबसे साफ सफाई में, स्वच्छता में पूछ ले, तो भी ये पहली रैंक है साउथ ईस्ट एशिया में। वैसे इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग है 37th। इतना आप याद रखना है आपको आईजीआई के बारे में। केपेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये बेंगलुरु में है और इसको 61 रैंक मिली है, 61st। केपेगौड़ा बेंगलुरु को 61वीं वर्ल्ड वाइड, और इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का जो है खिताब मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का जो खिताब मिला है वो मिला है केपेगौड़ा बेंगलुरु को। इसमें और भी थे, 63rd पे भी है जिसको मिला है आपका बेस्ट स्टाफ का महाराष्ट्र से। बट आपको ये 2 याद रखेंगे तो काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ इकोनॉमी में क्या पढ़ना है से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या छोड़ना है, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग आई है, और जब भी आप कोई भी रैंकिंग पढ़ेंगे सिर्फ 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं कि उसमें इंडिया की रैंक क्या है, सबसे पहले 19th रैंक है वो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में। स्टार्टअप तो आप जानते ही हैं क्या होता है,
तो उसी में स्टार्टअप इकोसिस्टम में ग्लोबली रैंक है इंडिया की 19th 19वीं। और इसमें आप अगर इस शहर की बात करें, आपसे शहर पूछ ले तो बेंगलुरु का 8वां स्थान है पूरे विश्व में स्टार्टअप के मामले में, दिल्ली का 13वां है और मुंबई का 17वां है। तो बेंगलुरु अंडर 10 में है और अंडर 20 में 3 हो जाते हैं, जिसमें बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई भी हैं। ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहली रैंक किसकी है, तो यूएसए की है और 19th जो है इंडिया की है। तो ये 3 चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि कौन जारी करता है, भारत की रैंकिंग क्या है और फर्स्ट पे कौन है। और जो वैसे होते हैं जैसे हंगर रिपोर्ट हो गया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, उन सब में आपको अंतिम पे कौन है वो भी देखना होता है। लेकिन इकोनॉमी में आपको यानी अर्थव्यवस्था में अगर आप पहला और भारत की रैंक भी देख लेंगे तो मोर देन इनफ हो जाता है। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा क्वेश्चन या तो भारत की रैंकिंग से आते हैं या फिर कौन जारी करता है से आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इकोनॉमी में फ्रेम होते हैं। और इकोनॉमी को कैसे पढ़ा जाए इस पे मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जल्दी ही बीपीएससी से पहले कि ल्यूसेंट से आप इकोनॉमी कैसे कवर कर सकते हैं। इकोनॉमी थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट मतलब वास्ट वाला वास्ट बोल रहा हूँ मैं, वास्ट में मत समझिएगा, थोड़ा वास्ट है उसका सिलेबस, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैविक पार्क कहाँ बना है, तो उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैविक पार्क बना है कठुआ में, JNK। ठीक है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क बन रहा है कठुआ जिले में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और CSIR जो है इसको विकसित कर रहा है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैविक पार्क। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है आपको। भारत का विदेशी ऋण, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फॉरेन डेट की बात हो रही है यहाँ पे कि इंडिया का फॉरेन जो डेट है कितना है। और ये जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये टिल मार्च 2022 का डेटा है, यानी ये लेटेस्ट है। इसी से अब क्वेश्चन आपको बनाना होगा जो आएगा अगले 3 महीने तक। ठीक है। तो भारत का फॉरेन डेट, इंडिया का फॉरेन डेट है टिल मार्च 2022। अब वैसे तो मुझे लगता है कि पूरे साल भर इसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि अपडेटेड डेट नहीं पूछता है, जो रिवाइज डाटा होते हैं दूसरी सोर्सेज के उनको नहीं पूछा जाता है। तो टिल मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए पिछले भारत का जो विदेशी ऋण है वो है $620.7 बिलियन। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विदेशी ऋण यानी फॉरेन डेब्ट, या फिर FDI इनफ्लो आउटफ्लो, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करके जाओगे तो करंट आपका मिस नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। भारत का विदेशी ऋण यानी फॉरेन डेट कितना है, $620.7 बिलियन। ठीक है। तो अमेरिकन डॉलर है ऑब्वियसली, ये ध्यान रखना है आपको। $620.7 बिलियन यहाँ पे है। ठीक है। GDP और इस ऋण का अनुपात अगर निकाला जाए, यानी कि GDP का और इस डेट का रेशियो आप निकालोगे तो ये 19.9% निकल के आता है। और ये कम हुआ है इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर। ये पहले 20+ था, यानी 1 से 1.5% की इसमें जो है डीग्रो हुआ है, जो कि अच्छी बात है। डेट कम होना जरूरी होता है देश पे, डेट ना कम हो तो बेहतर है, इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। तो 620.7 बिलियन ये आपको याद रखना है। हिस्सेदारी आप देख लीजिए कि इस डेट में हिस्सेदारी किस देश की है। तो सबसे ज़्यादा डेट जो है हमारे पास, सबसे ज़्यादा ऋण जो है ये वो US डॉलर के में है, यानी कि जो ऋण आया है वो किस करेंसी में है, ये बात है हिस्सेदारी। तो 620 जो बिलियन डॉलर हैं उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है US डॉलर की, यानी डॉलर में ऋण आया है। दूसरे नंबर पे इंडियन रुपीज़ है, यानी रेमिटेंस जो आया होगा भारत के लिए, जिसको प्रेषण बोलते हैं। और फिर थर्ड रैंक जो है वो SDR की है। SDR बास्केट आप जानते होंगे, जिसमें सारी मुद्राएं जो हैं उनको रखा जाता है, जिसमें आपका डॉलर भी होगा, जिसमें पौंड भी होगा, जिसमें आपका रेनमिनवी भी है। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो SDR बास्केट में अभी कितनी मुद्राएं हैं आप बताइएगा, कौन कौन सी 5 हैं येन को काउंट करके। ठीक है। 3-4 तो मैंने बता ही दिए आपको, आप SDR बास्केट के बारे में मुझे बताइएगा कि क्या है ये। ठीक है।
चलिए, विश्व निवेश रिपोर्ट मैंने बोला, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो विश्व निवेश रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है, अंकटाड इसको जारी करता है, UNCTAD, अंकटाड हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में भी इसको अंकटाड ही पढ़ा जाता है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये 9 जून को आई है, और मैं ये डेट इसलिए कंसीडर करता हूँ कि आपको ये ध्यान रहे कि मैंने डाटा कब का रखा हुआ है। कई बार बच्चे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं नीचे कि अब ये है, वो पुराने डेटा पे बहस करते हैं। तो मैं अब कोशिश करने लगा हूँ कि आपको मैं डेट भी दूं कि मेरा डाटा कब का है। अगर उनका उससे पुराना है तो वो फिर कमेंट करने से बचें, ठीक है। तो इसलिए कमेंट मैंने लिखा हुआ है, कमेंट ये माफ़ कीजिएगा, इसीलिए डेट डाला हुआ है। डेट आपको ध्यान नहीं रखनी है, इनकी जो स्कीम्स होती हैं सिर्फ उनमें डेट पूछा जाता है। रिपोर्ट कौन सी कब जारी की गई इससे डेट नहीं आएंगे, ठीक है। तो जरूरी मैंने इसलिए बताया कि आप डेट रटने ना बैठ जाओ। तो विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। इसका विषय था इस साल इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म यानी अंतर्राष्ट्रीय कर जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लीजिएगा, एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट यानी सतत निवेश, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। वैसे आप यही याद रखेंगे तो ठीक है, हिंदी टफ होती है, और जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ें कुछ चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, विश्व निवेश रिपोर्ट में आपको देखना है कि भारत में कितना आया, तो 45 बिलियन डॉलर का जो है इनफ्लो हुआ है, यानी अंतर प्रवाह आया है, यानी कि भारत को 45 बिलियन डॉलर जो है प्राप्त हुए विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग, जो अंकटाड ने जारी की है। और भारत की इसमें रैंक है 7th, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी। और यूएसए का पहला स्थान है, जिसको सबसे ज़्यादा जो है ये प्राप्त हुआ है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है यूएसए में, याद रखना है आपको। दूसरे नंबर पे चाइना में हुआ है अंतर प्रवाह। भारत को 7th रैंकिंग मिली है इसमें, ठीक है, निवेश में। आउटफ्लो ध्यान रखना है आपको, आउटफ्लो कितना है, यानी बहिर्प्रवाह में कौन देश आगे है, तो यूएसए है। यूएसए ने दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा किया है, उसके बाद जर्मनी है, फिर जापान है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप जानते ही हो यूएसए पे पैसा बहुत है, वहाँ के लोग दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, और जो दूसरे छोटे देशों के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट यूएसए में हो, क्योंकि वहाँ काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो आपको भारत का याद रखना है, 45 बिलियन डॉलर का अंतर प्रवाह हुआ है, ये आपको याद रखना है। भारत की रैंकिंग है 7th, इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट यानी वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट, जिसमें पैसा भेजा जाता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जो है वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट या रेमिटेंस रिपोर्ट को जारी करता है। और इसमें आपसे पूछ सकता है कि इंडिया की रैंक कौन सी है, तो सबको पता होता है इंडिया फर्स्ट पे रहता है, यानी बाहर जो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट है वो बाहर प्रवासी जो हैं वो सबसे ज़्यादा भारत के हैं, दूसरे देशों में निवास करने वाले, ये हमने पहले पार्ट में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो चूंकि वो बाहर रहते हैं, जॉब के सिलसिले में रहते हैं, तो वो भारत के लिए पैसा भी भेजते हैं, इसीलिए प्रेषण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमेशा भारत पहले पे दिखेगा। आपसे यहाँ अमाउंट पूछ ले तो 89 बिलियन डॉलर जो है रेमिटेंस प्राप्त हुआ है भारत को, 89 बिलियन डॉलर, ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग। यहाँ एक छोटी सी फैक्ट चेक करेंगे हम कि देखिए, निवेश जो रेमिटेंस प्राप्त हुआ है वो 89 बिलियन डॉलर है, और जो माफ़ कीजिएगा जो प्रेषण है वो 89 बिलियन डॉलर है, और जो निवेश है वो 45 बिलियन डॉलर है, ठीक है। 45 बिलियन डॉलर आपको निवेश मिला है, इन्वेस्टमेंट है, और उसका लगभग 2 गुना हमारे पास रेमिटेंस आया है, जो खुद भारतीयों ने भारत में पैसा भेजा है अपने परिवारों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा डाटा है जो आप ध्यान रख सकते हो कि रेमिटेंस हमें कितना ज़्यादा प्राप्त होता है। तो जो लोग बाहर निवास करते हैं वो हमारे देश की स्थिति और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिम्बाब्वे को आपको याद रखना है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए सोने के सिक्के जारी किए हैं। मोसी ओ तुन्या इसका नाम है जो इन्होंने सिक्के जारी किए हैं, ठीक है, मोसी ओ तुन्या। और ये जो है 22 कैरेट के जो हैं सिक्के हैं। तो बस आपसे ये पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए सोने के सिक्के जारी किए, तो जिम्बाब्वे ने किए हैं, और ये हाइपर इन्फ्लेशन से जो है गुजर रहा था ये देश। ध्यान रखना है आपको ये बातें, ठीक है।
अगला करंट अफेयर है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स में क्या पूछ सकता है आपसे। तो दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको याद रखना होगा। सबसे पहली चीज़ कि ये जो भारत की जो जनसंख्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल जाएगी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022, भारत 2023 तक चीन से आगे हो जाएगा जनसंख्या के मामले में, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात इसमें कई बार पूछ लेता है वैश्विक प्रजनन दर कितनी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन विश्व जनसंख्या प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पूछ ले वैश्विक प्रजनन दर या फर्टालिटी रेट, ग्लोबल पे फर्टालिटी रेट है 2.1, ठीक है, 2.1 है वैश्विक प्रजनन दर या फिर ग्लोबली फर्टालिटी रेट, ठीक है, याद रखिएगा 2.1। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 15 नवंबर 2022 तक जनसंख्या जो है वर्ल्ड की ग्लोबली 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट में 3 बातें कही गई हैं कि भारत 2023 तक चीन से आगे हो जाएगा, तो 2023 का ये समय पीरियड याद रखेंगे। दूसरा, वैश्विक प्रजनन दर जो है ग्लोबली जो फर्टालिटी रेट है वो 2.1 है, और 15 नवंबर 2022 तक टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी विश्व की 8 बिलियन। बस ये 3 बातें याद रखेंगे तो इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछने वाला है। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022, इससे क्वेश्चन कई बार ये आता है कि कौन जारी करता है, तो IMF जारी करता है। जितनी भी रिपोर्ट मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो प्रेषण यानी रेमिटेंस रिपोर्ट हो, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हो, या जो ऐसी रिपोर्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि कौन किस रिपोर्ट को जारी करता है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 का जो थीम है वो है ग्लूमी एंड मोर अनसर्टेन, ठीक है। क्या है? ग्लूमी एंड मोर अनसर्टेन। तो सर्टेनिटी डिस्टर्ब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी चरमरा गई हैं, मंदी का दौर आया देश में, इसलिए विश्व में ही आया है मंदी का दौर। ग्लूमी एंड मोर अनसर्टेन इसका जो है थीम रखा गया। IMF जारी करता है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को, और इसमें बताया जाता है कि कौन सी जो इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहेगा इकोनॉमी का। तो भारत की जो वृद्धि दर है उसको दर्ज किया गया 2021 में 8.7%, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि 2021 में भारत की वृद्धि दर जो है 8.7% दर्ज की गई। और क्वेश्चन आपसे यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो करंट ईयर होता है उसके लिए एस्टीमेट। तो 7.4 जो है एस्टीमेट है, अनुमान है कि 2022 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है 7.4% होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। और 2023 के लिए 6.1% होगी, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। उल्टी गिनती आप याद रखेंगे 8 7 6, ठीक है, 8 7 6, और इधर याद रखेंगे 7 4 1, ठीक है। तो कम की तरफ जाएंगे। 2021 में 8.7 है, फिर 2022 में 7.4 है, और फिर 2003 में 6.1 है। तो ये कम होती जा रही है। 8 7 6 की गिनती याद रखेंगे। तो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिसको IMF जारी करता है उसका आप ग्रोथ रेट याद रख पाएंगे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इन 3 में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। या तो पूछ लेगा आपसे आउटलुक रिपोर्ट, या पूछ लेगा रेमिटेंस, या FDI इनफ्लो, ठीक है। तो इनसे आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, याद रखना है। अगला है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की जो है स्थापना की गई है। इसको इंग्लिश में भी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ही बोलेंगे। रिजर्व बैंक आप जानते ही हो, RBI की बात हो रही है यहाँ पे। और इसका हब जो है ये बेंगलुरु में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। शक्तिकांत दास जो हैं करंट गवर्नर हैं RBI के, उनके थ्रू इसका उद्घाटन हुआ। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना बेंगलुरु में हुई है, यही आपसे पूछा जाएगा, यही आपको याद भी रखना है। अगला महत्वपूर्ण है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एक निवेश होता है वो अलग रिपोर्ट होती है, और FDI रिपोर्ट अलग होती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन FDI से पूछे जाते हैं, और ये डाटा 28 जुलाई तक का है। तो ये आपके लिए अब लेटेस्ट डाटा रहेगा। 2021-22 की फाइनेंशियल ईयर में FDI इनफ्लो जो रहा है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह जो रहा है, उसमें सिंगापुर
पहले स्थान पे है भारत के लिए, ठीक है। एफडीआई इनफ्लो में ध्यान रखना है, भारत का लिए सबसे ज़्यादा जो इनफ्लो आया वो सिंगापुर से आया, दूसरे नंबर पे यूएसए से आया और तीसरे नंबर पे मॉरिशस से आया है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, एफडीआई इनफ्लो। और इसको हम पीछे देख चुके हैं जिसमें अंकटाड ने डाटा दिया है। 7th रैंक है भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। सबसे ज़्यादा कौन है वो मैं बता चुका हूँ, अमाउंट इसका बताया जा चुका है ऑलरेडी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28 जुलाई का ये डाटा है, सिंगापुर का सबसे ज़्यादा योगदान है, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्कीम है उद्यमी भारत योजना। ये 30 जून 2022 को शुरू की गई है विज्ञान भवन दिल्ली में मोदी जी के द्वारा। तो इसको याद रखना है आपको, उद्यमी भारत कार्यक्रम, ठीक है, याद रहेगा आपको, एंटरप्रेन्योर इंडियन प्रोग्राम, ठीक है, उद्यमी भारत कार्यक्रम, इंग्लिश मीडियम वालों, एंटरप्रेन्योर इंडियन कार्यक्रम 30 जून 2020 विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ। इसमें 3 जो है योजनाएं शुरू की गई हैं, रैंप, CBFTE और PMEGP, ठीक है, PM यानी प्राइम मिनिस्टर, EGP यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अभी ये क्या है इनको देख लेंगे हम। तो रैंप का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये बजट से इस पे चर्चा हो रही थी लगातार, और ये 30 जून 2022 को ये तीनों योजनाएं शुरू हुई हैं। तो ये डेट भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो रैंप को हम डिटेल में देखेंगे, इस पे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एसिलरेटिंग MSME यानी मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है रैंप का फुल फॉर्म। रेजिंग एंड एसिलरेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उनको रेज करना, उनको वृद्धि करना, प्रोत्साहन देना, ठीक है, ये है इसका थीम। रैंप का फुल फॉर्म याद रखेंगे। दूसरा है CBFTE यानी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फास्ट टाइम एंड MSME एक्सपोर्टर्स, ठीक है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग है और कैपेसिटी बिल्डिंग जो होगी इन लोगों को प्रोत्साहन देके होगी, और ये फर्स्ट टाइम किया जा रहा है MSME एक्सपोर्ट के लिए, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी स्टार्टअप की, ठीक है। तो उद्यमी भारत कार्यक्रम में 2 चीज़ें हमने देख ली हैं, इनसे पूछा जाएगा कि क्या है ये, तो मैंने आपको बता दिया है। MSME के निर्यात के लिए फर्स्ट टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। रैंप मैंने आपको बता ही दिया, रेजिंग एंड एसिलरेटिंग MSME। और थर्ड है PMEGP एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी जो रोजगार हैं उनको बनाया जाएगा, क्रिएट किए जाएंगे, रोजगार का निर्माण किया जाएगा, ऐसा तीसरी योजना है। तो उद्यमी भारत कार्यक्रम 30 जून 2022 को विज्ञान भवन में हुआ, जिसमें 3 पहले शुरू की गई हैं, तीनों आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है रैंप, इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। शुरू हुई है 30 जून 2020 को, ये आपको याद रखना है डेट। स्कीम्स डेट्स पूछी जाती हैं और इकोनॉमी में डेट का अच्छा खासा पोर्शन रहता है, क्योंकि जैसे जल जीवन योजना या स्किल इंडिया प्रोग्राम, ऐसे जो बहुत सारे आयुष्मान भारत, बहुत सारी योजनाओं को पूछ लिया जाता है, पुरानी और नई डेट, ठीक है। तो डेट आप याद रखेंगे योजनाओं की। ल्यूसेंट में अलग से दिए होते हैं ये, उन पे आप उनको पढ़ सकते हैं। मैं इस पे एक योजनाओं पे ल्यूसेंट पे एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, आपको ये भी बता दूंगा कि ल्यूसेंट कैसे पढ़ा जा सकता है। तो उसमें दोनों 2 in 1 हो जाएगा, ल्यूसेंट पढ़ना भी आप समझ सक जाएंगे और आपको योजनाएं भी याद हो जाएंगी। तो वो वीडियो मैं जल्दी ला दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो रैंप योजना शुरू हुई 30 जून 2022 को, और इसमें दोनों वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार दोनों का जो है इसमें योगदान है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रैंप प्रोग्राम जो है, जो रेजिंग और एसिलरेटिंग MSME का प्रोग्राम है, उसमें वर्ल्ड बैंक सहायक की भूमिका में है, ठीक है। और ये शुरू किया गया 30 जून 2022 को। अब ये 5 वर्ष के लिए योजना है, जो 2021-22 से 2025-26 तक चलेगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 5 ईयर प्लान है ये। और इसमें टोटल जो खर्चा है वो है 6062.45 करोड़, यानी 6062.45 करोड़ रुपीज़ का जो है इसमें खर्चा है, जो डॉलर में अगर आप देखोगे तो $808 मिलियन
डॉलर बनते हैं अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ये प्रोग्राम है। 6062.45 करोड़ रुपीज़ जो है ये बनते हैं इंडियन रुपीज़ में, इंडियन करेंसी में। अब इसमें 6062 में 3750 जो है यानी 500 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक दे रहा है, और बाकी के बचे 308 डॉलर यानी 2312.45 करोड़ रुपीस भारत सरकार का योगदान है इसमें, ठीक है। तो 500 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक, 308 मिलियन डॉलर भारत सरकार, और इसको इंडियन करेंसी में आप याद रखेंगे 3750 और 2312, टोटल मिलके हो जाएगा 6062, ठीक है। 5 वर्ष के लिए प्रोग्राम है यानी 2025-26 तक। शुरू हुआ है 30 जून 2022 को। रैंप प्रोग्राम है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला यहीं पे एक चीज़ आपसे पूछ सकता है कि एमएसएमई यानी मध्यम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो हैं, इनके सुधार हेतु समिति कौन कौन सी बनी है हाल फिलहाल में, या कभी इनसे संबंधित सुधार से संबंधित कौन सी समितियां रही हैं। तो यूके सिन्हा, केवी कामत, ये दोनों ही समितियों ने एमएसएमई के लिए सुधार के लिए जो है अपनी जो है बातें रखी, इन्होंने प्रस्ताव पारित किए, अपने जो है इन्होंने सिफारिशें की हैं, ठीक है। एमएसएमई के सुधार के लिए सिफारिशें यूके सिन्हा और केवी कामत समिति, और पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति यानी इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल जो होता है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी जारी करती है काउंसिल, उसने भी एमएसएमई के सुधार के लिए सिफारिशें की थी। उसके बाद ये रैंप प्रोग्राम लाया गया है। तो आजकल जो है समितियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकोनॉमी में। बिहार में आप एएओ का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें भी पूछा गया और सीडीपीओ में भी पूछा गया है। तो हो सकता है समितियों से क्वेश्चन आए, तो समितियों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो यानी मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया, और इसको ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो जारी करती है। कमेटी के हेड होते हैं आरबीआई गवर्नर, जो कि अभी हैं शक्तिकांत दास, और इन्होंने ये 5 अगस्त 2022 को जो है लेटेस्ट अभी अपना जो है वक्तव्य जारी किया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सीआरआर जो है यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी तरल जो नगद आरक्षित अनुपात इसको बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो को, ये 4.50 है। और स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो यानी सांविधिक तरलता अनुपात 18% है। रेपो रेट जो है वो आपका 5.40 है, और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35 है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है रेपो रेट से, क्योंकि इस पे आरबीआई ऋण लेता है बैंकों से। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं। तो इस पे मैं ये नहीं बताऊँगा यहाँ पे कौन क्या होता है। सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये आप याद रखेंगे। कभी कभार पूछ लिए जाती हैं ये चीज़ें। एक नई चीज़ अभी ब्रेक जो है बास्केट में ऐड की है इन्होंने, आरबीआई ने, एसडीएफआर ए 5.15% है। एसडीएफआर क्या होता है, इकोनॉमी की वीडियो में आपको पता चलेगा। यहाँ बस याद रखिए एसडीएफआर जो है 5.15% है अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसकी रिपोर्ट्स आई हैं 5 अगस्त 2022 को, और ये हर 3 महीने पे अपना जो है रिपोर्ट जारी करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स या वित्तीय समावेशन सूचकांक 2 अगस्त 2022 को जारी हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। यह इंक्लूसिव इंडेक्स ज़्यादा बेटर वर्ड होगा इसके लिए। तो मार्च 2022 में जो है जो फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स है, इसमें भारत का स्कोर है 56.4, और ये लास्ट ईयर ही शुरू किया गया था, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है आरबीआई ने शुरू किया लास्ट ईयर, और इसमें इस बार जो है वो भारत का जो स्कोर है वो है 56.4, और इसमें जो रैंकिंग प्रदान की जाती है उसके पैरामीटर होते हैं पहुंच यानी एक्सेस टू पीपल, ठीक है। ऑब्वियसली लोगों तक होगी बात कि लोगों तक पहुंच के 35% भारांक है। यूजेज ऑफ पीपल यानी उपयोग 45% का भारांक है, और गुणवत्ता यानी क्वालिटी के लिए 20% का भारांक है, ठीक है। पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता 35, 45 और 20 ये आप याद रखेंगे। और स्कोर इसमें 56.4 है भारत का, और इसमें जो रैंकिंग दी जाती है यानी अंक प्रदान किए जाते हैं
वो 0 से 100 होते हैं। ऑब्वियसली 100 सबसे बेहतर होगा, 0 सबसे बुरा होगा। भारत का 56.4 है, यानी बेहतर की ओर हम बढ़ रहे हैं, बट अभी मीडियम मीडियम लटके हुए हैं। आपने ये देख ही लिया किस बेसिस पे दिया जाता है, तो लोगों तक पहुंच कैसी है बैंकिंग की, लोग उपयोग कैसा कर पा रहे हैं बैंकिंग का, और गुणवत्ता किस प्रकार की है, ठीक है, इन पे ये दिया जाता है। 56.4 याद रखिएगा। अगला है एक पेमेंट विजन। तो पेमेंट्स विजन आपको याद रखना है 2025, 17 जून 2022 के लिए शुरू हुआ है। पेमेंट्स विजन रखा गया है 2025 तक के लिए, और इसकी थीम है ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, यानी 4E का कॉन्सेप्ट इसमें लागू हो रहा है। और ये विजन पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो है 2025 तक के लिए है पेमेंट्स का विजन। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। 4E का फुल फॉर्म आपको याद रखना है इसमें। ई पेमेंट फॉर एवरीवन, तो पहला हो गया ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर और एवरी टाइम, ठीक है। हिंदी वालों इंग्लिश में ही आप याद रखेंगे 4E को, तो और इंग्लिश में ही आप इसको याद रख लें तो बेहतर है, क्योंकि हिंदी में इसका मतलब है ई भुगतान सभी के लिए, सभी जगह, हर समय। बट 4E आपको याद करना ही होगा, ठीक है। कभी पूछ ले आपसे 4E, तो थीम है इसकी ये, ठीक है। पेमेंट्स विजन 2025, इसमें उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तेज, सुदृढ़, सुविधाजनक ई भुगतान के विकल्प जो है अवेलेबल कराने के लिए बात की गई है। यानी कि जो यूज़र है पेमेंट्स विजन का, उनको सेफ हो, फास्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो और काफ़ी यूज़फुल हो। ई जो पेमेंट करते हैं वो, उसके बहुत सारे विकल्प उनके पास हों, उसके लिए ये इन्होंने 25 विज़न रखा है, पेमेंट्स 25 विज़न। और इसके गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो अखंडता यानी इंटीग्रिटी, नवाचार यानी इनोवेशन, समावेशन यानी इंक्लूजन, अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी इंटरनलाइजेशन, और संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है। तो संस्थागतकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण, समावेश, नवाचार और अखंडता, ये याद रखेंगे। 2025 तक के लक्ष्य हैं ये भारत के, ठीक है, जो इन्होंने विज़न रखा है 2025 के लिए। तो ये याद रखना है आपको, 2025 तक का विज़न 25 इसको नाम दिया गया है। 4E का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, ठीक है। चलिए अगला है नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS। इस पे मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, इस पे SRS पे मैं बात कर चुका था पिछली वीडियो में, बट फिर भी एक बार थोड़ा और देख लेते हैं। सर्वाधिक जन्म दर इसके अकॉर्डिंग है बिहार में, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS। इसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक जन्म दर है बिहार में 25.5, सर्वाधिक मृत्यु दर है 7.9, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, बिहार में जन्म दर ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर ज़्यादा है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में है, 1000 पे 43 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, शिशु की, इन्फेंट का डेथ रेट है ये दोस्तों, ठीक है, मोर्टालिटी रेट, ठीक है, मृत्यु दर। और निम्नतर शिशु मृत्यु दर यानी सबसे कम मोर्टालिटी रेट है मिजोरम में, 3 बच्चों की डेथ हो जाती है इन्फेंट्स की इनटू अप टू 1000, यानी 1000 में से 3 लोग जो इन्फेंट हैं या शिशु हैं उनकी मृत्यु होती है मिजोरम में। वहीं सबसे ज़्यादा है MP में 43, ठीक है। याद रहेगा आपको, इतना ही याद रखना है इसको। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी किया गया, इसका नाम है IC15, ठीक है। तो इसको IC15 को कैसे याद रख सकते हैं, इंडियन क्रिप्टो 15, ठीक है, IC15 इंडियन क्रिप्टो 15। और क्रिप्टो वायर ने इसको जो है, ये बहुत बड़ी एजेंसी है क्रिप्टो वायर, इसी ने इसको डेवलप किया है, क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को जारी किया है, ठीक है। तो इसका भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है IC15, ठीक है। अगला है एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा या शेड्यूल्ड बैंक का जो है दर्जा प्रदान कर दिया गया है। और ऐसा पहले पेटीएम को भी किया जा चुका है। तो अब 2 बैंक हो चुके हैं जो अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, यानी शेड्यूल्ड बैंक के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। और जो बैंक शेड्यूल्ड बैंक में रजिस्टर हो जाते हैं उन पे RBI
एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को लागू करना मैंडेटरी हो जाता है और कुछ बेनिफिट इनको आरबीआई देता है और कुछ शर्तें भी आरोपित होती हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक भी अब शेड्यूल्ड हो गया है, अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है इसे आरबीआई के थ्रू। पेटीएम को ऐसा पहले ही हो चुका है। तो दो ध्यान रखेंगे दोनों बातें। 11वीं कृषि संगणना की जो है शुरुआत कर दी गई है 28 जुलाई 2022 से। 11th एग्रीकल्चर सेंसस की जो है शुरुआत हो गई 28 जुलाई 2022 से। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कब से शुरू हुआ है। बेसिक्स रोड स्टैटिक्स इन इंडिया रिपोर्ट आई है अकॉर्डिंग टू 2018-19 यानी 2018-19 के आधार पे आधारभूत सड़क स्टैटिक्स आया है। आधारभूत जो सड़क हैं उनका डाटा आया है कि कौन सबसे ज़्यादा है और भारत में सड़क कितनी है। ठीक है, तो 31 मार्च 2019 तक के डाटा पे ये रिपोर्ट है जो अब जारी की गई है और इसके अकॉर्डिंग भारत में कुल जो सड़क है वो है 63,31,757 किलोमीटर यानी 63,31,757 किलोमीटर। और इस मामले में विश्व में भारत का सेकंड पोजीशन है। ठीक है, तो विश्व में सेकंड पोजीशन पे है बेसिक रोड स्टैटिक्स में भारत। 63,31,757 किलोमीटर रोड के साथ। आपको ये देखना है कि पहली पोजीशन पे कौन है, कमेंट कर दीजिएगा कि फर्स्ट पे कौन है रोड के मामले में। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, अब इसमें आप ये देखेंगे नेशनल हाईवे में पहले पे राज्य स्टेट कौन है, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं वो महाराष्ट्र में है यानी नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। दूसरे पे यूपी में है और तीसरे पे राजस्थान में है। ठीक है, नेशनल हाईवेज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और स्टेट हाईवे यानी जो अंतर्राज्य हवाई अड्डे कह रहा हूँ, अंतर्राज्य जो राजमार्ग हैं वो भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं और जो ग्रामीण सड़कें हैं वो भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। यानी महाराष्ट्र इसके रोड के मामले में, सड़कों के मामले में शीर्ष पे है तीनों में ही। या तो अंतर्राष्ट्रीय रोडों की बात कर लो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, या फिर राज्य राजमार्ग हैं, या फिर ग्रामीण सड़कें हैं, तीनों में ही महाराष्ट्र पहले पे है। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग में दूसरे पे यूपी है, वहीं राज्य राजमार्ग में कर्नाटका दूसरे पे है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। वैसे महाराष्ट्र भी याद रखेंगे तो काफ़ी होगा। पहला देख लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड भारत का सेकंड पोजीशन है रोड परिवहन में। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का लास्ट वीडियो था जिसके साथ अब हमारा नेशनल करंट अफेयर क्रक्स हो गया है कंप्लीट। अब इसकी मैराथन वीडियो आपको मिल जाएगी कल और फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ें शुरू करेंगे। और इसमें से जो कुछ मिस रह गया है या इसमें जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर क्विज़ में वीडियो बना दूंगा। क्विज़ का वीडियो कल जो आएगा 03 वो इकोनॉमिक बेस ही होगा। ठीक है, तो आपसे इकोनॉमिक्स की तैयारी भी हो जाएगी करंट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और शेयर ज़रूर करिएगा कि मेरी मेहनत थोड़ी वसूल हो। शेयर कर दिया करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत दुख की बात है कि मेहनत इतनी करने के बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो सपोर्ट आप भी थोड़ा करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से के लिए, अपने जितने भी जानने वाले हैं, ताकि हमें लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, PDF इसका मिल जाएगा आपको जब मैराथन वीडियो के साथ। और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।